हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की 21 फरवरी 2015 इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे 60 क्वेश्चन है टोटल। 30 क्वेश्चन आज कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहे, कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। पहला क्वेश्चन है अपना इसके अंदर। शक्ति गुणांक में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। केवीए रेटिंग जो होती है ये आभासी शक्ति रहती है। आभासी शक्ति होती है, आभास करवाती है। एपरेंट पावर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है कि केवीए स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं। केवीए किलोवाट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। केवी रेटिंग जो रहती है ये हमेशा किलोवाट शक्ति से ज्यादा रहती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो और केवी रेटिंग रहती है किलो, तो ये तो एक काफी बड़ी संख्या हो जाए, उसको कम करने के लिए ये अलग अलग वैल्यू को अपने पढ़ने में आसानी हो उस हिसाब से अपने लिखते हैं। किलो मेगा टेरा पेंटा एक्सा, उस हिसाब से लिखते हैं। तो अपने किलो के अंदर रहती है 10 की पावर 3। तो अपने सीधा केवीए को लिखेंगे। तो वीए रेटिंग रहती है वोल्टेज और एम्पियर्स, यानी कि वोल्टेज गुना धारा का जो शक्ति होती है ये आवासी शक्ति रहती है। किलोवाट जो अपने पास शक्ति रहती है ये शक्ति होती है वोल्टेज गुणा धारा गुणा कोस फाई। अब कोस फाई क्या होता है? कोस फाई होता है वोल्टेज और धारा के मध्य कोण का कोसाइन, को पावर फैक्टर कहते हैं, कोस फाई कहते हैं। इसे अपने ट्रू पावर भी कह सकते हैं। इसे अपने एक्चुअल एक्चुअल पावर भी कह सकते हैं। और के डब्ल्यू एच ये व्यवसायिक यूनिट है। वोल्टेज गुणा धारा गुणा कोस फाई गुणा घंटा, समय को घंटे में लेते हैं। जूल में होगा तो सेकंड में लेते हैं। ऑप्शन नंबर अब हो जाएगा अपने पास डी। ये रिएक्टिव पावर रहती है वोल्टेज गुणा धारा गुणा साइन फाई। या अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज गुणा धारा गुणा अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन फाई को ही कहते हैं। तो अपने ऑप्शन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 100 वोल्ट तक चार्ज किए गए एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में होने वाला परिवर्तन खालिस्तान रहेगा। द चेंज इन ए 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्जड टू 100 वोल्ट विल बी। तो आपको ट्रायंगल कई बार बताया पहले, क्यू सी वी ट्रायंगल रहता है। इस ट्रायंगल के अंदर अपने को ज्ञात करना है, चार्ज ज्ञात करना है। तो वोल्टेज गुणा कैपेसिटेंस रह जाएगा माइक्रोफैराड में। तो वोल्टेज है अपने पास, वोल्टेज है अपने पास 100। और जो कैपेसिटेंस है 4 गुणा माइक्रो है, तो माइक्रो की वैल्यू रहती है 10 की पावर -6। माइक्रो को माइक्रो में सारी वैल्यू है, तो इसको हटा देंगे अपने, ये अपने
काम का है, लेकिन यहाँ पर माइक्रो है, आंसर में भी माइक्रो है ऑप्शन में। तो अपने क्या करेंगे, माइक्रो से माइक्रो को हटा देंगे, अपने सोल्यूशन करेंगे ओनली सिर्फ इसका 100 गुणा 4 400, 400 माइक्रो कूलम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ आया? ये क्यू सी वी, क्यू ज्ञात करना है तो सी गुणा वी होगा, सी ज्ञात करना है तो क्यू अपन में वी होगा, वी ज्ञात करना है तो क्यू अपन में सी रहेगा। ओके, 4 माइक्रोफेराड है तो अपने क्यू ज्ञात करना है, चार्ज यहाँ पर, तो वोल्टेज गुणा कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस अपने पास है 4 माइक्रोफेराड, ऑप्शन भी अपने माइक्रोफेराड में है, तो माइक्रोफेराड को छोड़ेंगे, 100 गुणा 4 400, 400 माइक्रो कूलम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास डी। यदि हम किसी वायर के खालिस्तान को दोगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। अगर हम किसी वायर है, ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस जो रहता है लेंथ के समानुपाती होता है, रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब कंडक्टर मटेरियल होंगे तो उनके अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा, तो उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब सेमीकंडक्टर है तो उनके अंदर कम होता है 300 डिग्री केल्विन के बाद में, जो डोप्ड अपने पास मटेरियल रहते हैं जिसके अंदर अपने अशुद्धि मिलाती है, उनके अंदर 300 डिग्री केल्विन के बाद में रेजिस्टिविटी जो होती है वापस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, रेजिस्टेंस। तो इसका अपने ऑप्शन रहेगा, किसको दुगुना करें, क्षेत्रफल को दुगुना कर दें तो अपने पास हो जाएगा, क्षेत्रफल को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, लंबाई को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस अपने पास दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है लेंथ डबल, लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आश्रम ए से युक्त एक क्यूब की सतह क्षेत्रफल। मैथ के क्वेश्चन है, आपको सीधे फॉर्मूले का आंसर बता देता हूँ, 6a² क्यूब की सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अपने पास आंसर हो जाएगा ए 6a²। क्वेश्चन नंबर 5, एक आर एल श्रेणी परिपथ का समय स्थिरांक खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। आर और एल अपने पास परिपथ है तो टाइम कांस्टेंट रहेगा एल अपन में आर। आर और सी परिपथ है तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट रहेगा आर गुना सी। अब आर एल का श्रेणी परिपथ है तो इसके अंदर इंडक्टेंस बढ़ेगा तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम कांस्टेंट कम होगा। आर और सी परिपथ का श्रेणी है तो रेजिस्टेंस बढ़ने से टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, कैपेसिटेंस के बढ़ने से भी टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा। ओके, तो टाइम कांस्टेंट अपने वास्तव में मानते हैं 5t के अंदर होता है, लेकिन एक्चुअल में आइडियल कंडीशन की बात करें तो 8t के अंदर चार्ज होता है। उसके अंदर हर एक टाइम कांस्टेंट के अंदर कितना कैपेसिटर चार्ज होगा या इंडक्टर चार्ज होगा। तो 5t के अंदर अपने वैल्यू प्रतिशत में लिखिए तो रहता है 63.2%, 85.4%, 95.2%, ये याद रखना आप, काफी काम की चीज है। 98.3% और 99.1%। 8t की बात करें जो वास्तव में आइडियल कंडीशन के अंदर 80 के अंदर चार्ज होता है तो इसके अंदर 63.2%, 86.46%, 95.02%, 98.1%, 99.3%, 99.75%,
99.90%, 99.96%, ये 80 के अंदर चार्ज होता है। ओके, तो ये वैल्यू रियल में पूछता है कई बार क्वेश्चन में 3t के बाद में कितना कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा या इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अपने क्या कर सकते हैं। वास्तव में कैलकुलेशन के लिए 5t को अपने यूज में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आर श्रेणी परिपथ है, टाइम कांस्टेंट एल अपॉन में आर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड, थोड़ा कलर करेक्शन कर देते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से करें तभी 30 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। एक पूर्णतः प्रत्योदी परिपथ का शक्ति गुणा खाली स्थान है, पावर फैक्टर एफ ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो अपने रेजिस्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस की बात करें और कैपेसिटर की बात करें। रेजिस्टेंस के अंदर पावर फैक्टर रहेगा, प्योर कंडीशन में तो रहेगा पावर फैक्टर इकाई। इंडक्टर के लिए हो जाएगा पावर फैक्टर 0, कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर हो जाएगा 0। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर औसत पावर खपत होती है 0, इसमें पूर्णतः कंप्लीट होती है। और तात्कालिक शक्ति या इंस्टेंटेनियस पावर, तो वो 0 भी नहीं होती, इकाई भी नहीं होती, उसका मान हमेशा वेरिएबल रहता है, परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर अपने पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा यूनिटी। पावर फैक्टर का मान कभी भी इकाई से ज्यादा नहीं होता, इकाई से कम ही रहेगा। एक हीटर को 230 वोल्ट 1000 वाट एसी की श्रेणी में माना जाता है। 230 वोल्ट खालिस्तान को सूचित करता है। तो अपने ये 230 वोल्ट बता रहे हैं, तो किसी से मेजरमेंट किया होगा, जो जिस भी मीटर से अपने मेजरमेंट करते हैं, एमआई हो गया, पीएमएमसी, पीएमएमसी औसतमान बताता है, डेल्मो टाइप हो गए, तो ये हमेशा वोल्टेज का औसतमान ही बताते हैं। और हीटर के साथ मान शो किया गया है, तो मतलब आरएमएस वैल्यू लेगा, पीक वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 0.707 से डिवाइड कर देंगे। साइनसॉइडल वेवफॉर्म अगर अपने को वेव नहीं बता रहा, तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म मैक्सिमम कंडीशन में रहती है, ज्यादातर इसी वैल्यू को यूज में लेते हैं साइन वेव को। जैसे आवृत्ति बढ़ती है, परिपथ का धारिता बढ़तेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है 2 पाई एफ एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल के अंदर, तो एक्सी का मान एक्सएल का मान बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट के अंदर बात करें, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान में कमी आएगी। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो रिएक्टेंस रहता है उसके मान में डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए घटेगा। जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा। एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्स के मान में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, 0.01 एम्पियर खालिस्तान के बराबर है। सब वैल्यू माइक्रो में है। मिली का मान रहता है 10 की पावर -3, माइक्रो की वैल्यू रहती है 10 की पावर -6, नैनो की वैल्यू रहती है 10 की पावर -9, और पिको की वैल्यू रहती है 10 की पावर -12। इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1000, इसे 1 अपॉन में 336, 10 लाख। इसी प्रकार ये जो 9 है, तो अपॉन में 90 लगा देंगे। अब अपने को 0.1 एम्पियर दिया है, 0.01 एम्पियर है, इसको अपने चेंज करना है माइक्रो एम्पियर में, तो गुणा
माइक्रो में चेंज करना है तो इसे कर देंगे अपने मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से। अपॉन में पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो दो संख्या, पॉइंट के बाद में दो जीरो लगा देंगे। दो जीरो को दो जीरो से हटाया 10 की पावर 4 बच जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास 10,000 माइक्रो एम्पियर। अगर इसी को मिली एम्पियर में ज्ञात करें तो 0.01 है, गुणा 10 की पावर 3 करेंगे। तो पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो दो जीरो लगा देंगे, दो जीरो से दो जीरो, तो अपने पास बचेगा 10 मिली एम्पियर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नियमित षटभुज के अंतःकोणों सहित कोणों का योग क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है n-2 गुणा 180। षटभुज है तो 6 भुजाओं वाला, -2 गुणा 180, तो ये 4 गुणा 180, 18×36, 36×72, यानी कि 720 डिग्री का कोण रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी मैथ्स के सवाल है, आप देखना इनको थोड़ा। अनुनाद पर एक आरएलसी श्रृंखला परिपथ में धारा खाली स्थान है। द करंट इन ए आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंट इज। रेजोनेंट कंडीशन में काफी बार कर्व आपने बना लिया है, फिर भी एक बार और आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये जो है ये ओमेगा को शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये करेगा रेजिस्टेंस को, एक्सल को, एक्ससी को, इम्पीडेंस को। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के अंदर फ्रिक्वेंसी बढ़े या फ्रिक्वेंसी कम हो, रेजिस्टेंस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो ये अपने रेजिस्टेंस को शो कर दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को। अब फ्रिक्वेंसी के एक्सल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? एक्सल इज इक्वल टू 2πfl। अब फ्रिक्वेंसी का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक्सल का मान, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आपने शो कर दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस को, एक्सल को। अब जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है x इज इक्वल टू 1/2πfc। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो xc का मान कम हो रहा है, तो अपने इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर xc। अब यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, ये जो लाइन है जहां पर इनका मिलान हो रहा है, ये कंडीशन है रेजोनेंट कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है, एक्सल्स का एक्ससी का मान एक्सल से ज्यादा है, एक्सल का मान कम होते कम है लो फ्रिक्वेंसी पर। और यहाँ पर है ये रेजोनेंट कंडीशन, तो यहाँ पर एक्सल इज इक्वल टू एक्ससी, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ रहा है तो एक्ससी कम हो रहा है, एक्सल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक्सल का मान एक्ससी से ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर एक्ससी का मान अधिक है तो शरीर सर्किट में धारा की वैल्यू सेम, तो आई गुणा एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर अधिक वोल्टेज और अधिक वोल्टेज रह रही है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है, तो यहाँ पर ये लीडिंग कैपेसिटिव सर्किट रहेगा पहली बात तो ये, और लीडिंग पावर फैक्टर होगा। यहाँ पर इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इक्वल है, तो इम्पीडेंस के लिए अपने फॉर्मूला लिखते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस काट रहे हैं, जीरो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर हटाएंगे, रेजिस्टेंस का स्क्वायर लगा हुआ अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस रेजोनेंट कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस इंपीडेंस के इक्वल रहता है, इंपीडेंस के इक्वल। तो
ये आपने कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ये कर्व शो करेगा इम्पीडेंस को। रेजोनेंट कंडीशन पर रेजिस्टेंस के इक्वल है, रेजोनेंट कंडीशन पर रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो ओनली करंट जो प्रभावित होगा वो रेजिस्टेंस से होगा। इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट को यहाँ पर शो कर देंगे अपने। ये है धारा के लिए। तो अब आपको पता लग गया होगा कि सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है आरएलसी सीरीज रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इम्पीडेंस के इक्वल होता है। इम्पीडेंस का मान काफी निम्न है इस कंडीशन में रेजोनेंट पर, इम्पीडेंस मिनिमम तो धारा का मान मैक्सिमम। और इम्पीडेंस की वैल्यू, ये 1 सेकंड, जो अपने पास इम्पीडेंस है ये एडमिटेंस का व्युत्क्रम रहता है, इसीलिए परिपथ के अंदर इम्पीडेंस कम होने पर एडमिटेंस की वैल्यू हाई रहती है। तो अभी अपने पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। अनुनाद के ऊपर आरएलसी परिपथ के अंदर धारा का मान मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम रहता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर, उच्च प्रारंभ टॉर्क के लिए निम्न में से कौन सा डीसी मोटर उचित है। उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आपको डीसी सीरीज मोटर के बारे में आपको पहले ही बताया है। ये टॉर्क आ गया, ये आर्मेचर धारा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन में कर्व यहाँ पर ऐसा रहता है, उसके बाद में लिनियरिटी में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड पोल सेचुरेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट से इसके बीच में तो टॉर्क जो रहता है टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा। सीरीज सर्किट है, सीरीज मोटर है, तो इसके अंदर लोड करंट, सीरीज फील्ड करंट, आर्मेचर करंट सब इक्वल रहेंगे। तो इसीलिए टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा लिखेंगे तो टॉर्क समानुपाती हो जाएगा आर्मेचर धारा का स्क्वायर। तो स्टार्टिंग कंडीशन में टॉर्क हाई मिल जाएगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा अपने पास डीसी सीरीज मोटर। वाहनों की सेल्फ स्टार्टिंग के अंदर, ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर, होस्ट के अंदर, क्रेन के अंदर डीसी सीरीज मोटर को ही यूज में लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। एक जनरेटर को लोडहीन वोल्टेज यानी कि नो लोड के ऊपर वोल्टेज है 230, मानी गई लोड वोल्टेज 200 वोल्टेज, तो वोल्टेज नियंत्रण है यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में रहता है अपने पास नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज अपॉन में फुल लोड पर वोल्टेज और प्रतिशत में याद करने के लिए गुणा 100। तो नो लोड माइनस फुल लोड तो अंतर आएगा 30 का, 13। फुल लोड पर वोल्टेज है 200, तो गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, इससे डिवाइड किया है दो, दो को करेंगे 15। सॉरी, यहाँ पर आएगा अपने पास आंसर नंबर सी। 15% वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा नो लोड से फुल लोड तक। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल खालिस्तान प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल लिया जाता है, इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं रोदन तथा शीतलन, शीतलन तथा स्नेहन, स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन, रोदन तथा लुब्रिकेशन, रोदन शीतलन स्नेहन। तो लुब्रिकेशन के अंदर फ्रिक्शन होता है, उन स्थानों पर लुब्रिकेशन के लिए अपने ऑयल या ग्रीस यूज में लेते हैं। क्या ट्रांसफार्मर में कोई फ्रिक्शन वाला स्थान है, बिल्कुल नहीं। तो फ्रिक्शन वाले जितने भी हैं वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब इनके अंदर पहला ऑप्शन बच गया अपने पास रोदन एंड शीतलन। तो अगर रोदन और शीतलन अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपने पास ऑयल रहता है इसका मेन कार्य होता है कूलिंग सिस्टम के लिए। कूलिंग के साथ साथ ये रेजिस्टेंस इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास ए। इसका
फ्रीजिंग जो पॉइंट रहता है 9 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रेश आवर पॉइंट रहता है वो रहता है 140 डिग्री सेल्सियस, जहां पर जलना स्टार्ट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन। अनुमत वोल्टेज पर विवृत परिपथ परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य। द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्टिंग एट रेटेड वोल्टेज इज टू मेजर। तो नो लोड के ऊपर क्या मेजरमेंट करने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर परीक्षण किया जाता है? नो लोड टेस्टिंग क्यों की जाती है? अपने इन जो इसरो के ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस किए हैं, इन लेक्चर के अंदर 3-4 बार आपने कर लिया ट्रांसफार्मर की नो लोड टेस्टिंग। चाहे डीसी मशीन की करें या एसी मशीन की करें, तो नो लोड जो परीक्षण किया जाता है ये हमेशा कोर लॉस के लिए किया जाता है। और जो कोर लॉस होता है इसका मान फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल नहीं रहता, जब तक वी बाई एफ कांस्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वोल्टेज को अपने 50% बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को 50% कम कर दिया, तो फ्लक्स का मान क्या रहेगा? फ्लक्स मशीन ट्रांसफार्मर के अंदर फिक्स रहता है, कांस्टेंट मान के साथ रहता है। अब यहाँ पर वोल्टेज 50% बढ़ रहा है, अपने वोल्टेज मानी भी 100 है, तो ये हो जाएगी 150। फ्रिक्वेंसी मानी भी 100 हर्ट्ज है, तो इसका मान हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 150 अपने 50 करेंगे तो फ्लक्स का मान 3 गुना बढ़ जाएगा, इस टाइम कोर लॉस बढ़ेगा। कॉपर लॉस लोड के ऊपर होता है, लोड के वर्ग के समानुपाती होता है, टोटल लॉस के अंदर कोर लॉस, कॉपर लॉस, फ्रैक्शन लॉस, सब लॉस आ जाएंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए तो नहीं करते अपने नो लोड टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 16। बुकोल्स रिले एक क्या होती है? बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर के अंदर यूज में ली जाती है। कंजर्वेटर टैंक आपको शॉर्ट्स वीडियो के अंदर दिखे हैं, और मेन टैंक, इन दोनों के मध्य जब ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक, जब मेन टैंक के अंदर वाइंडिंग रहती है, ट्रांसफार्मर के ऑयल में कमी या वृद्धि होने पर उसका प्रसारण संकोचन होगा, प्रसारण और संकोचन होगा। तो इसको एडजस्ट करने का काम कंजर्वेटर का रहता है। और ट्रांसफार्मर में ऑयल की कमी होने पर भी कंजर्वेटर ऑयल प्रदान करवाता है। ये दोनों कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक दोनों एक ट्यूब के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इन दोनों के मध्य, कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक के मध्य बुकोल्स रिले रहती है, जो कि गैस ऑपरेटेड रिले होती है, गैस के कारण ऑपरेट होती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं होती, करंट सेंसिटिव नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव नहीं होती, ये गैस ऑपरेटेड, गैस चालित डिवाइस रहती है। ऑप्शन नंबर एक अपने पास डी, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य लगी रहती है। देखेंगे, अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, टाइम मिला तो पावर सब स्टेशन की ओर जाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर है 17। ट्रांसफार्मर को खालिस्तान में सटीबद्ध किया जाता है। ट्रांसफार्मर आर रेटेड, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में रहती है, वोल्टेज गुणा धारा। केवी यह रहता है वोल्टेज गुणा धारा गुणा साइन फाई, रिएक्टिव पावर रहती है, या इसको वोल्टेज गुणा धारा गुणा अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा भी कहते हैं। केवी ये वोल्टेज रहता है, और किलोवाट जो होता है वोल्टेज गुणा धारा गुणा कोस फाई रहता है। या इसको अपने लिख सकते हैं वोल्टेज गुणा धारा गुणा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ओके। तो ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है एपरेंट पावर के अंदर, आभासी शक्ति रहती है केवी के अंदर,
क्वेश्चन नंबर 18। एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध खाली स्थान होना चाहिए। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड है शुड बी। तो एमीटर जो रहता है ये लोड के श्रेणी क्रम में लगा रहता है, लोड की श्रेणी में। तो लोड करंट फ्लो करवाता है, लोड करंट फ्लो करवाता है। इसीलिए इंटरनल जो रेजिस्टेंस रहता है इसकी वैल्यू हाई होगी, तो परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप तो यहीं पर हो जाएगा, आई गुणा आर इंटरनल। इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, जिसके कारण लोड करंट फ्लो करवा सके। तो आइडियल आइडियल अगर एमीटर की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो रहेगा। अभी आइडियल नहीं कहा इसने, तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस रहता है। वोल्टमीटर जो रहता है ये परिपथ के पैरेलल में लगता है। वोल्टमीटर जो होता है वोल्टेज मीटर, तो ये परिपथ के पैरेलल्स में लगेगा, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप तो जो टोटल वोल्टेज रहती है या टर्मिनल वोल्टेज रहती है उसके इक्वल रहेगी। तो इसके अंदर करंट जो होता है वो मिनिमम फ्लो करना चाहिए, जिसके कारण जितना करंट कम होगा उतनी ही हाई सेंसिटिविटी होगी, या जितना ही ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा हाई सेंसिटिविटी रहती है। तो इसीलिए वोल्टेज मीटर जो होता है उसका इम्पीडेंस जो रहता है हाई रहना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए, और एमीटर के लिए वेरी स्मॉल होना चाहिए। आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर जो रहेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 19। तीन चरण वाले तीन चरण पावर को मापने की दो वाटमीटर विधि में पावर फैक्टर 0.5 है। तो दोनों में से एक वाटमीटर की रीडिंग खालिस्तान होगी। टोटल इसके अंदर देखते हैं फेज एंगल 0 डिग्री का रहेगा, 0 डिग्री से लेकर 59 डिग्री के मध्य होगा। 60 डिग्री का रहेगा, 61 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक रहेगा, और 90 डिग्री रहेगा। ओके। जब फेज एंगल 0 डिग्री तो पावर फैक्टर इकाई रहेगा। पावर फैक्टर इकाई, तो दोनों जो वाटमीटर हैं अपने पास उनकी रीडिंग पॉजिटिव प्लस इक्वल होगी। ओके। फेज एंगल का मान 0 तो पावर फैक्टर इकाई और दोनों वाटमीटर की पाठ्यांक पॉजिटिव प्लस इक्वल होगा। फेज एंगल 0 से लेकर 59 डिग्री के मध्य तो पावर फैक्टर होगा 0.5 से लेकर इकाई के मध्य। इस टाइम दोनों वाटमीटर की पाठ्यांक पॉजिटिव होगा, प्लस नॉन इक्वल रहेगा, प्लस पाठ्यांक दोनों का पॉजिटिव रहेगा। फेज एंगल 0 से 59 डिग्री के मध्य होगा, तो पावर फैक्टर 0.5 से लेकर इकाई के मध्य, और दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक पॉजिटिव प्लस अनइक्वल रहेगा। फेज एंगल 60 डिग्री तो पावर फैक्टर रहेगा 0.5। 0.5 तो एक वाटमीटर का पाठ्यांक रहेगा पॉजिटिव, और जो दूसरा वाटमीटर रहेगा उसका पाठ्यांक रहेगा W2 इज इक्वल टू रहेगा 0। इसी के साथ अपना क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। फेज एंगल 61 से लेकर 89 डिग्री तो पावर फैक्टर 0.1 से लेकर 0.5 के मध्य रहेगा। पाठ्यांक एक वाटमीटर का पॉजिटिव होगा, दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक रहेगा नेगेटिव प्लस अनइक्वल रहेगा। क्योंकि इस कंडीशन में पावर तो कंजप्शन होती है, क्योंकि पावर फैक्टर 0.1 से 0.5 है, लेकिन एक वाटमीटर का पाठ्यांक पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव रहेगा। इसीलिए नेगेटिव वाटमीटर का पाठ्यांक हमेशा कम रहेगा, क्योंकि पावर कंजप्शन एक्चुअल में होती है। फेज एंगल 90 डिग्री तो पावर फैक्टर 0। इस कंडीशन में दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक पॉजिटिव होगा, W1 इज इक्वल टू माइनस W2।
अटैक पॉजिटिव रहेगा, एक का रहेगा नेगेटिव प्लस, दोनों का इक्वल होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कटेगा और पावर कंजप्शन 0 वाट रहेगी। ये याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। फेज एंगल 0 डिग्री, पावर फैक्टर इकाई, दोनों वाटमीटर का अटैक पॉजिटिव प्लस इक्वल होगा। ओके। फेज एंगल 0 डिग्री से 59 डिग्री, तो पावर फैक्टर 0.5 से इकाई के मध्य, दोनों वाटमीटर का अटैक पॉजिटिव प्लस इक्वल होगा। फेज एंगल 60 डिग्री, तो पावर फैक्टर 0.5, दोनों वाटमीटर का अटैक, इसमें एक वाटमीटर का अटैक पॉजिटिव और दूसरे वाटमीटर का अटैक रहेगा 0। फेज एंगल 61 से लेकर 89 डिग्री, तो एक वाटमीटर का अटैक पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए पावर कंजप्शन होगी लेकिन नॉर्मल से कम रहेगी, इसलिए पॉजिटिव वाटमीटर का अटैक ज्यादा और नेगेटिव रीडिंग वाले का अटैक, वाटमीटर का अटैक निम्न होगा, कम होगा। फेज एंगल 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर 0, तो एक वाटमीटर का अटैक दूसरे का नेगेटिव प्लस इक्वल रहेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कटेगा। एक्चुअल जो पावर कंजप्शन होगी वो होगी 0 वाट। क्वेश्चन नंबर 20। एक माइक्रोन, अभी आपने देखा मिली को अपने लिखते हैं 10⁻⁻3, माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁻6, नैनो को लिखते हैं 10⁻⁻9 और पिको को लिखते हैं 10⁻⁻12। ओके, तो इसी के साथ अपने एक माइक्रोन रहेगा। अभी यहाँ पर माइक्रोन है कि मान पूछ लिया मिली के अंदर, मिलीमीटर के अंदर, तो यहाँ पर एक माइक्रोन है, 1 × 10⁻⁻6 इसकी वैल्यू है। तो अपने मिली को चेंज करना है तो 10⁻3 -3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 10⁻−3। 10⁻−3 का मतलब है, अभी अपॉन में 1000 लगा सकते हैं अपने पॉइंट के, तीन जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगेगा, जीरो लगाएंगे, जीरो लगेगा, जीरो लगाएंगे, जीरो लगेगा, तो एक से डिवाइड हो गया, तो 0.001 ऑप्शन नंबर रहेगा बी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट करते हैं, कितना टेस्ट करें, 10 क्वेश्चन और करेंगे अभी तक इसके। धारिता के मापन हेतु प्रयुक्त ब्रिज, तो धारिता का मेजरमेंट करने के लिए शेयरिंग ब्रिज को यूज में लिया जाता है। शेयरिंग ब्रिज, धारिता को मेजरमेंट के लिए शेयरिंग ब्रिज को यूज किया जाता है। वेट स्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस को मापता है, कौन से रेजिस्टेंस को, मीडियम जो रेजिस्टेंस रहते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक रहती है। ओके। वेन जो ब्रिज रहता है ये फ्रिक्वेंसी को मेजरमेंट करता है। वेन ब्रिज का यूज कभी कभी ओसी लेटर सर्किट में भी कर देते हैं। ओके। हे ब्रिज जो होता है, ये इंडक्टेंस का क्वालिटी फैक्टर मापने के लिए, ये हे ब्रिज 10 से ज्यादा जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू रहती है तो मापता है। और एंडरसन जो ब्रिज रहता है, एंडरसन ब्रिज क्वालिटी फैक्टर का मापने के लिए मान इकाई से कम होना चाहिए, इकाई से कम होना चाहिए एंडरसन। और मैक्सवेल जो ब्रिज रहता है अपने पास, मैक्सवेल, ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से लेकर 10 के मध्य होगी तो मेजरमेंट करेगा। और हे ब्रिज 10 से ज्यादा, ओवेन ब्रिज रहता है, ये ऑल ऑफ एबव प्रकार के इंडक्टेंस को मापेगा। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, शेयरिंग ब्रिज। डी शॉन्टी ब्रिज रहता है, ये दो
जो कैपेसिटर रहते हैं उनके डाई इलेक्ट्रिक लीकेज रेजिस्टेंस को कंपैरिजन करने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर 22 पिरानी गेज, गोज नहीं है अभी, पिरानी गेज है। खालिस्तान के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। पिरानी गेज इज यूज्ड टू मेजर, तो ये अत्यंत वेरी लो प्रेशर को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 23 भारत में सबसे साधारणतः उपयोग की जाने वाली जनरेटर वोल्टेज है। भारत में सबसे साधारणतया नॉर्मली कॉमनली यूज जनरेटर वोल्टेज इन इंडिया इज, तो नॉर्मली जो अपने पास सबसे ज्यादा वोल्टेज रहती है वो 11 केवी पर करते हैं। अगर पूछ ले भारत के अंदर जनरेटर की जनरेटर के द्वारा किस मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर शक्ति का उत्पादन किया जाता है, तो अपने पास रहेगी 33 केवी। 33 केवी से ज्यादा केवी की वोल्टेज के ऊपर उत्पादन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 द materials commonly used for insulation in HV cables is, इम्प्रेंज्ड पेपर जो यूज में लेते हैं अपने, इम्प्रेंज्ड पेपर तेल में भिगा हुआ रहता है ये। कुछ और भी क्वालिटीज रहती है। पोर्सलेन के द्वारा इंसुलेटर बनाए जाते हैं। जो अपने पास पिन पिन प्रकार का इंसुलेटर रहता है, इसका सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू रहती है 10, याद रखना भी। रबड़ के द्वारा हस्त दस्ताने बनाने के लिए यूज होते हैं। और लेड के द्वारा, लेड तो शीशा रहता है, इसके लेड और टिन मिलकर फ्यूज का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर 64% टिन और 36% लेड रहता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभी अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर 25 एन टाइप अर्धचालकों के अधिकांश चार्ज कैरियर क्या होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है। इनके अंदर इम्प्योरिटीज, अशुद्धता मिलाकर इसे एन और पी टाइप के मिला बनाया जाता है। इनके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कौन से अपने एन और पी बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो जर्मेनियम को सबसे पहले यूज में लेते हैं, उसके बाद में सिलिकॉन को लेते हैं। ये सीक्वेंस नहीं बता रहा मैं, वैसे बता रहा हूँ। गैलियम आर्सेनाइड को लेते हैं, गैलियम फास्फाइड को भी लेते हैं। जर्मेनियम जो होता है इसके अंदर परमाणु क्रमांक रहता है 32, सिलिकॉन के अंदर 14। इनकी आउटर जो कक्षा रहती है 4, इनके अंदर वैलेंस बैंड होने पर इनको अपने सेमीकंडक्टर कहते हैं। वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कंडक्टर होगा, 8 और 8 से ज्यादा होगा तो इंसुलेटर मटेरियल कहलाएगा। ओके। जर्मेनियम के अंदर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ऊर्जा अंतराल क्या रहता है, और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर क्या होगा। आज आपको बताया है कि 300 डिग्री केल्विन से ज्यादा इनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज लिनियरिटी में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और सिलिकॉन के लिए 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ऊर्जा अंतराल और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर ऊर्जा अंतराल। गैलियम आर्सेनाइड के अंदर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ऊर्जा अंतराल बताइए और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर ऊर्जा अंतराल बताइए। जर्मेनियम के लिए आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है 3800 1800 सेमी स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड। इनकी मोबिलिटी रहती है 3800, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रहती है, और 1800 रहती है होल मोबिलिटी। ओके। सिलिकॉन के अंदर अपने बात करते हैं तो इनके अंदर रहती है 1300 500। 1300 रहती है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और 500 रहती है होल मोबिलिटी, सेमी स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड। ओके।
गैलियम आर्सेनाइड के लिए 5500, 1400 सेमी स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ऊर्जा अंतराल बताना, अब आप सोचना, लिख के देखना। जर्मेनियम में 0 डिग्री केल्विन के ऊपर रहता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 डिग्री केल्विन के ऊपर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन 0 डिग्री केल्विन के ऊपर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 डिग्री केल्विन पर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। गैलियम आर्सेनाइड के अंदर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल, और 300 डिग्री केल्विन के अंदर 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल रहता है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट करते हैं आगे। इसके अंदर अब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो पेंटावलेंट टाइप की अशुद्धि को मिलाया जाता है। पी बनाने के लिए ट्रीवैलेंट प्रकार की अशुद्धि को मिलाया जाता है। ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटीज अशुद्धि को मिलाया जाता है। एन टाइप है, इसके अंदर उन मटेरियल्स को यूज में लेते हैं जिनकी वैलेंस बैंड कक्षा जो रहती है, आउटर जो क्लासेज रहती है उनके अंदर क्लास रहती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। उन पदार्थों को पेंटावलेंट मटेरियल कहते हैं। ट्रीवैलेंट रहता है जिनकी वैलेंस बैंड कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके। तो इनमें चार चार का सहसंयोजी बैंड बनकर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है। इसमें एक चार का सहसंयोजी बैंड बनने में एक क्वार्टर के रूप में रह जाता है, जिसे अपने इस कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इसे कहेंगे डोनर जो दान करता है, और इसे कहेंगे एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉनों को लेता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर मेजॉरिटी कैरियर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कैरियर रहते हैं अपने पास होल। मेजॉरिटी कैरियर बहुसंख्यक, माइनॉरिटी कैरियर अल्पसंख्यक। इसी प्रकार पी पदार्थ रहते हैं, इनके अंदर मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर के अंदर रहता है होल, और माइनॉरिटी कैरियर रहता है इलेक्ट्रॉन। ओके। अभी एन टाइप अर्धचालकों में अधिकांश चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, तो वही होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 26। किसी प्रणाली में नकारात्मक फीडबैक को जोड़ना, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन ए सिस्टम, डिस्टॉर्शन, इनक्रीज डिस्टॉर्शन, बिल्कुल गलत। डिस्टॉर्शन को कम करता है, डिक्रीज डिस्टॉर्शन। ओके। डिक्रीज द स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीमेंट स्टेबिलिटी। इनपुट इंपीडेंस को बढ़ाता है, इंपीडेंस बढ़ाता है। आउटपुट इंपीडेंस कम करेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास डी। 27 नंबर क्वेश्चन। एक बाइट का ग्रुप खालिस्तान ग्रुप है। एक बाइट 8 बिट के द्वारा एक बाइट का निर्माण होता है। ओके। और 4 बिट के द्वारा एक निबल का निर्माण होता है, यानी कि एक बाइट के द्वारा 2 निबल्स बनते हैं।
8 बिट के द्वारा एक बाइट बनती है और 4 बिट के द्वारा एक निबल बनती है। इसीलिए एक बाइट के द्वारा दो निबल्स बनेगी, यानी कि चार, एक बाइट के अंदर चार, 8 बिट रहेगी, 8 बिट के द्वारा दो निबल्स बन जाएंगे। और एक बाइट के अंदर 1024 बाइट के द्वारा एक किलो बाइट बनेगा, 1024 बाइट के द्वारा एक किलो बाइट बनेगी, और 1024 किलो बाइट्स के द्वारा एक मेगाबाइट बनेगी, और 1024 मेगाबाइट के द्वारा एक गीगाबाइट बनेगी, और 1024 गीगाबाइट के बाद 1024 गीगाबाइट के द्वारा एक टेराबाइट बनेगी, और 1024 टेराबाइट के द्वारा 1024 टेराबाइट के द्वारा एक पेंटाबाइट बनेगी, और 1024 पेंटाबाइट के द्वारा एक मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा एक्सा बाइट बनेगी, और 1024 एक्सा बाइट के द्वारा, तो एक्सा की वैल्यू रहती है, बाइट को नहीं लिखेंगे, एक्सा को कहते हैं 10 की पावर 18 मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा। ओके, तो एक बाइट का खालिस्तान ग्रुप है तो 8 बिटों का निबल होता तो दो निबल्स हो जाते। क्वेश्चन का आंसर नंबर रहेगा सी अपने पास। एक डेकेट काउंटर खालिस्तान की आवश्यकता होती है 4 फ्लिप फ्लॉप की। क्वेश्चन नंबर 29, बुलियन बीजावली के अनुसार 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को खालिस्तान के रूप में सरलीकृत किया जा सकता है। तो इसके अंदर नूल थ्योरम के हिसाब से ये काफी थ्योरम्स रहती है, आइडेंटिफाई थ्योरम्स, इसी हिसाब से इसको 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को एक के द्वारा शो करते हैं। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास डी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये पार्ट, करेंगे इसको भी डीपली से, डेसिमल और बाकी सब को ऐड करके। ए प्लस ए बी सी पार्थों से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल खालिस्तान द्वारा दिया जाता है, तो जहां एस खालिस्तान के बराबर है, ये फॉर्मूला दिया है क्षेत्रफल का, एरिया का, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं एस क्या है, तो एस जिस प्रकार ये त्रिभुज है, ये ए ब्रांच है, ये बी ब्रांच है, ये सी ब्रांच है, तो ये अपने लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज के दिन में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 30 क्वेश्चन कर दिए हैं। 30 क्वेश्चन अपने कल करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। ये एग्जाम पेपर 21 फरवरी 2015 इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन बी का है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। नेक्स्ट आगे कौन से क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कराएं उनके बारे में थोड़ा सजेशन देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय, टेक केयर। ओके दोस्तों।